जापान के एक कदीम और इंतहाई खूबसूरत शहर नारा में एक रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह जुल्करनैन हुकूमत करता था। उसकी मलका बानो हुस्नो सीरत का एक ऐसा पैकर थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल था। वो इंतहाई शरीफ, नरम दिल और इबादत गुजार खातून थी। बज़ाहिर उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। महल में हर तरह की नेमत मौजूद थी। कनीज़ें और गुलाम हुक्म के मुंतज़िर रहते। लेकिन उन दोनों की जिंदगी में एक ऐसी कसक थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनकी शादी को 10 साल का तवील अरसा गुजर चुका था, मगर महल का आंगन अभी तक बच्चे की कलकारियों से महरूम था। बादशाह अक्सर सल्तनत की उमूर निपटाने के बाद जब तन्हाई में मलका को उदास देखता तो उसका अपना दिल भी भर आता। एक रोज मलका बानो का दिल बहुत उदास था। वो अपनी खास और इंतहाई खूबसूरत बीघी में सवार हुई, जिसे एक वफादार और हुनरमंद कोचबान चला रहा था। मलका ने शहर की एक कदीम और मुकद्दस इबादतगाह का रुख किया। मलका बानो वहां पहुंची और अपना सर चौखट पर टेक दिया और रो रो कर अपने रब से औलाद के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। उसके आंसू फर्श पर गिरकर उसकी तरफ की गवाही दे रहे थे। ये अब रोज का मामूल बन गया था। वो रोजाना वहां जाती और घंटों दुआ में मशगूल रहती। एक दिन जब वो दुआ से फारिग होकर नम आंखों के साथ वापस घर जाने के लिए निकली तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सड़क के किनारे झाड़ियों के दरमियान एक इंतहाई खूबसूरत सूरजमुखी का फूल खुला हुआ था। ये कोई आम फूल नहीं था। इसमें से एक तलिस्माती चमक निकल रही थी जो सीधी देखने वाले के दिल में उतर जाती। मलिका बानो उस फूल की कशिश में ऐसी खोई कि बेख्तियार अपनी बिघी रुकवा दी और नीचे उतर आई। मलिका को वो फूल इतना पुरकशिश लगा कि उसने उसे बड़ी एहतियात से तोड़ लिया और अपने साथ महल ले आई। महल पहुंचकर उसने वो चमकता हुआ फूल अपने कमरे के एक कीमती गमले में सजा दिया। उसी रात बादशाह और मलका अपनी बेडरूम की बालकोनी में खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके दिलों में उदासी थी। अपनी बे औलादी का गम उन्हें खामोश किए हुए था। अचानक कमरे के अंदर से एक तेज और खूबसूरत रोशनी फूटी। बादशाह और मलका घबराकर अंदर की तरफ पलटे। वो रोशनी उसी सूरजमुखी के फूल से आ रही थी। उनकी आंखों के सामने एक जादुई और नाकाबिले यकीन मंजर रूनुमा हुआ। देखते ही देखते वो चमकदार फूल फैलने लगा और फिर लम्हों में वो फूल एक परियों जैसी खूबसूरत बच्ची में तब्दील हो गया। वो बच्ची इतनी हसीन थी कि जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसके सर पर सूरज मक्खी के फूल जैसा एक ताज था और उसकी मुस्कुराहट में ऐसी कशिश थी कि बादशाह और मलका अपनी पलकें झपकाना भूल गए और बुत बने उसे देखते रहे। बादशाह जुल्करनैन ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से उस बच्ची को गोद में उठाया। बादशाह के लम्स को महसूस करते ही बच्ची खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी ने बादशाह और मलका के दिलों के वीरान सहरा में जैसे फूल खिला दिए। वो दोनों उस नन्ही परी के साथ खेलने लगे और कुछ पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे कुदरत ने उनकी बेरंग और फीकी जिंदगी में अचानक खुशियों के रंग भर दिए हों। उन्होंने उसे खुदा का तोहफा समझकर अपनी बेटी बना लिया होगा और उसका नाम आमना रखा। वक्त पर लगाकर उड़ता गया। शहजादी आमना महल की नाज़ो नेम में पलती बढ़ती रही। साल गुजरते गए और वो नन्ही परी अब 18 बरस की एक जवान लड़की बन गई। उसका हुस्न ऐसा था कि देखने वाले दंग रह जाते। वो इतनी नाजुक और खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी तारीफ किए बना न रह सकता था। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी कि एक दिन मलका बानो शदीद बीमार हो गई।
शाही तबीबों ने सर तोड़ कोशिश की, दुनिया भर की दवाएं आजमाई गईं, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। अपनी आखिरी सांसों में मलका बानो ने शहजादी आमना को अपने पास बुलाया। उसने शफकत से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और नहीफ आवाज में बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरा आखिरी वक्त करीब है। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे वालिद दूसरी शादी कर लें, लेकिन तुम मेरे लिए गमगीन ना होना और अपने वालिद की नई बीवी को अपनी सगी माँ समझकर इज्जत देना। ये अल्फाज अदा करते ही मलका बानो ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। महल में कहराम मच गया। बादशाह और शहजादी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मलका बानो की वफात के कुछ अरसा बाद दरबारियों के इसरार और तन्हाई से तंग आकर बादशाह जुल्करनैन ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी का नाम मलका आलिया था। मलका आलिया ज़ाहिरी तौर पर तो खूबसूरत थी, मगर उसका बातिन इतना ही सियाह और जालिम था। वो एक मक्कार और सख्त दिल औरत थी। वो शहजादी आमना से शदीद नफरत करती थी। हालांकि आमना ने अपनी माँ की वसीयत के मुताबिक उसे इज्जत देने में कोई कसर न छोड़ी थी। मलिका आलिया का अपना सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम शहजादा जामिन था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे जामिन से मोहब्बत करती और दिल ही दिल में कहती, ये आमना मेरी बेटी नहीं है। वो शहजादी आमना के साथ इंतहाई बुरा सलूक करती, उसे छोटी छोटी बातों पर डांटती और ताने देती। लेकिन शहजादी अपनी मरहूम माँ की नसीहत याद करके खामोश हो जाती और आंसू पी लेती। दूसरी तरफ शहजादा जामिन अपनी सौतेली बहन से बहुत मोहब्बत करता था और अपनी माँ के रवैये से बिल्कुल अनजान था। एक दिन महल में एक अजीमुशान सकाफती रक्स का मुकाबला मुनाकिद हुआ। इस मुकाबले की अहमियत ये थी कि उसमें सल्तनत के शहंशाह ने बतौर खास शिरकत की थी। मलकाए आलिया और शहजादी आमना दोनों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। पहले मलका आलिया ने अपना रक्स पेश किया। उसका रक्स अच्छा था और सबने रस्मी तौर पर उसे पसंद भी किया। लेकिन उसके बाद जब शहजादी आमना स्टेज पर आई तो मंजर ही बदल गया। जब शहजादी ने रक्स शुरू किया तो उसके लंबे रेशमी बाल हवा में परियों की तरह लहरा रहे थे। उसकी सादगी, मासूमियत और हुस्न ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। उसके रक्स में एक ऐसी रवानी थी जैसे नदी का पानी बह रहा हो। सब लोग बशमूल शहंशाह उसके दीवाने हो गए। मुकाबले का फैसला आया और शहजादी आमना जीत गई। शहंशाह ने खुश होकर उसे बहुत से कीमती तहाइफ और इनामात से नवाजा। ये मंजर मलकाए आलिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसे लगा जैसे आमना ने उसका वकार खाक में मिला दिया हो। उसे शदीद गुस्सा आया और उसके दिल में शहजादी के खिलाफ नफरत की चिंगारी अब एक दहकते हुए अलाव में बदल गई। एक दिन सहपहर के वक्त शहजादी आमना और शहजादा जामिन शाही बाग में बैठे हंसी खुशी बातें कर रहे थे। मलका आलिया खिड़की से उन्हें देख रही थी। उसने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है आमना का काम तमाम करने का। उसने इंतहाई चालाकी से बावर्ची खाने में जाकर खुद अपने हाथों से खीर तैयार की। उसने 2 प्याले तैयार किए, एक प्याला शहजादा जामिन के लिए और एक खास प्याला शहजादी आमना के लिए, जिसमें उसने मोहलिक जहर मिला दिया था। वो चेहरे पर मसनूई ममता सजाए और मीठी आवाज में बोलती हुई बाग में आई। ये देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से मजेदार खीर लाई हूँ। उसने जहरीला प्याला शहजादी आमना को दिया और दूसरा प्याला अपने बेटे जामिन को थमाया और वहाँ से जल्दी में चली गई ताकि कोई शक न करे। शहजादा जामिन ने अपना प्याला फौरन पी लिया।
جب شہزادی آمنہ اپنا پیالہ پینے لگی تو شہزادہ ضامن نے، جس کی بھوک ابھی مٹی نہیں تھی، فوراً آمنہ کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور معصومیت سے بولا، آپی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا میں یہ بھی پی سکتا ہوں؟ اچھا، لے لو۔ شہزادے نے خوشی خوشی وہ زہریلی کھیر بھی پی لی۔ کتنی مزے کی ہے۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کا رنگ نیلا پڑ گیا اور وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ شور سن کر ملکہ عالیہ ننگے پاؤں وہاں دوڑتی ہوئی آئی۔ منظر دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ وہ زہریلا پیالہ جو اس نے سوتیلی بیٹی کے لیے تیار کیا تھا، اس کے اپنے لخت جگر نے پی لیا تھا۔ فوراً شاہی طبیب کو بلایا گیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزادے نے اپنی ماں کی گود میں ایڑیا رگڑتے ہوئے دم توڑ دیا۔ ملکہ عالیہ دھاڑے مار کر رونے لگی، لیکن اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ اس حادثے کا ذمہ دار بھی معصوم شہزادی آمنہ کو سمجھنے لگی۔ اس کی نفرت اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ ملکہ عالیہ اور محل کے تمام پرانے ملازم جانتے تھے کہ شہزادی آمنہ کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ ایک سورج مکھی کے پھول کا روپ ہے۔ ایک دن ملکہ کے ذہن میں ایک انتہائی خطرناک اور شیطانی منصوبہ آیا۔ وہ شاہی بگھی میں سوار ہوئی اور شہر کے مضافات میں رہنے والے ایک مشہور اور بدنام جادوگر کے پاس گئی۔ جادوگر کی غارنما کٹیا میں پہنچ کر اس نے تھیلی سے بہت سارے سونے کے سکے نکال کر جادوگر کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو یہ سارا سونا تمہارا ہو جائے گا۔ سونے کی چمک دیکھ کر جادوگر کی لالچی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ملکہ نے اسے شہزادی سورج مکھی کے بارے میں سب کچھ بتایا اور زہر آلود لہجے میں کہا، کچھ ایسا کرو کہ یہ لڑکی میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جادوگر نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی الماری سے ایک جار نکالا جس میں عجیب سی چمکتی ہوئی مٹی تھی اور بولا، یہ جادوئی مٹی لو۔ جیسے ہی تم یہ مٹی شہزادی پر ڈالو گی، وہ فوراً واپس سورج مکھی کے پھول میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر تم اس پھول کو آگ لگا دینا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل جائے گی۔ ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے جادوگر کو منہ مانگے سکے دیے اور کامیابی کے نشے میں سرشار وہاں سے چلی گئی۔ اتفاق سے بادشاہ ذوالقرنین کچھ دنوں کے لیے محل سے دور سلطنت کے دوسرے علاقوں کے دوروں میں مصروف تھا۔ ملکہ عالیہ نے اسے مناسب وقت سمجھا۔ جب شہزادی آمنہ اپنے کمرے میں خاموشی سے کتاب پڑھ رہی تھی، ملکہ دبے پاؤں وہاں پہنچی اور اچانک وہ جادوئی مٹی شہزادی پر پھینک دی۔ جیسے ہی وہ مٹی شہزادی پر پڑی، ایک خوبصورت روشنی پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی ایک سورج مکھی کے پھول میں تبدیل ہو گئی۔ ملکہ نے نفرت سے اس پھول کو اٹھایا اور اسے آگ لگا دی اور وہ خوبصورت پھول جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر وہ ہنستے ہوئے مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک کھڑکی سے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس پھول کی راکھ کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا۔ ہوا اس مقدس راکھ کو میلوں دور لے گئی اور ایک انتہائی خوبصورت باغ میں گرا دیا، جہاں پہلے سے بے شمار رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ اس راکھ سے وہاں فوراً ایک نیا سورج مکھی کا پھول اگایا۔ یہ پھول باقی تمام پھولوں سے الگ تھا اور پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد پڑوسی سلطنت کا ایک نوجوان اور وجیحہ شہزادہ، جس کا نام شہزادہ سورج تھا، شکار کی غرض سے
उस जंगल और बाग की तरफ आ निकला। घूमते घूमते अचानक उसकी नजर बाग में लगे उस तन्हा और चमकते हुए सूरज मक्खी के फूल पर पड़ी। वो फूल इतना पुरकशिश, हसीन और मुख्तलिफ लग रहा था कि शहजादा सूरज वहीं रुक गया। फूल की उदासी और खूबसूरती ने उसके दिल को मोह लिया। शहजादे से रहा न गया और उसने झुककर बड़े प्यार और अकीदत से उस फूल को चूमा और उसे प्यार दिया। अचानक उस फूल से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते वहां फूल की जगह एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की जाहिर हो गई। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारी वजह से मैं इस काले जादू से आजाद हो सकी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादा सूरज तो पहली नजर में ही उसके हुस्न का दीवाना हो चुका था। अब उसकी आवाज सुनकर वो मजीद घायल हो गया। उसने फौरन शहजादी को शादी की पेशकश कर दी। शहजादी ने एक लम्हे के लिए सोचा, अब मेरा कोई नहीं है। बाबा भी महल से दूर हैं। अगर मैं महल वापस गई तो मलका मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगी। ये सोचकर शहजादी आमना ने शहजादा सूरज से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। शहजादा उसे इज्जत और एहतराम के साथ अपने महल ले गया और वहां उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। दूसरी तरफ जब बादशाह जुल्करनैन वापस अपने महल लौटा तो उसे आमना कहीं नजर न आई। मलिका आलिया ने बादशाह के कान भरना शुरू किए और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए झूठ बोला। शहजादी आमना ने बहुत मायूब काम किया है और बदनामी और सजा के डर से वो महल से भाग गई है। लेकिन बाप का दिल गवाही दे रहा था। बादशाह जानता था कि उसकी बेटी एक नेक सीरत और पाकीज़ा बच्ची थी। वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती थी। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई और उस पर लगने वाले इल्जाम की वजह से गमगीन रहने लगा। कुछ अरसा बाद करीब की एक और सल्तनत के बादशाह ज़ावियार ने बादशाह जुल्करनैन को खाने पर मदऊ किया। ये दावत दोनों सल्तनतों के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए थी। बादशाह जुल्करनैन बुझे दिल के साथ वहां गया। जब बादशाह जुल्करनैन मेहमान खाने में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सामने खड़ी अपनी बेटी शहजादी आमना पर पड़ी, जो अब शहजादा सूरज की दुल्हन थी। शहजादी ने जैसे ही अपने बाबा को देखा तो वो जब्त ना कर सकी और दौड़ती हुई आई और बादशाह के सीने से लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बाबा, मैंने आपसे मिलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। तुम अपने बाबा को छोड़कर कहाँ चली गई थी? तब शहजादी ने रोते हुए मलका आलिया के तमाम मजालिम, जहर देने की कोशिश, जादूगर का मंसूबा और अपने फूल बनने की सारी दास्तान बादशाह को सुना दी। बादशाह जुल्करनैन का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं मलका आलिया को उसके किए की अबरतनाक सजा जरूर दूंगा। उसने मेरे एतमाद का खून किया है। उसके बाद उसने शहजादा सूरज को गले लगाया और शुक्रगुजार लहजे में बोला, मेरी मासूम बेटी का ख्याल रखना। तुमने उसे नई जिंदगी दी है। उस मौके पर मेजबान बादशाह ज़ावियार फौरन आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं। आप बेफिक्र रहें, हम आपकी बेटी का अपनी बेटियों से बढ़कर ख्याल रखेंगे। खाना खाने के बाद बादशाह जुल्करनैन ने शहजादी और शहजादा दोनों को ढेरों दुआएं दी। जब बादशाह वापस अपने महल पहुंचा तो उसने गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फौरी अदालत लगाई। छोड़ो मुझे। सच साबित होने पर मलका आलिया को गिरफ्तार कर लिया गया
और उसे उसके जुल्म की सजा के तौर पर उम्र कैद के लिए कौल कोठरी में डलवा दिया गया। मुझे यहाँ मत बंद करो। और शहजादी सूरजमुखी अपने शौहर शहजादा सूरज के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करने लगी।